नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रहा है रिगार्डिंग राष्ट्रगौरव। ओके, तो कल इसकी एक वीडियोस मैंने अपलोड की थी। तो आज देखिए हम लोग इसके सेकंड पार्ट को लेकर यहाँ पे अवतरित हैं। ओके, तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी ऑनलाइन आ सके और क्लास को ज्वाइन कर सकें। ओके, तो कल देखिए मैंने 25 क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे। आज फिर मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी लेकर आया हूँ। तो वीडियोस को स्किप मत करिएगा, पूरे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। और कोई भी टॉपिक पे अगर आप लोग को डाउट होगी तो बिना किसी संकोच के कमेंट करके या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा दिया है, वहाँ से भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ओके, और अगर पीडीएफ भी अगर आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है, वो चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको राष्ट्र गौरव की पीडीएफ्स भी मिल जाया करेगी। ओके, और ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है सिर्फ राष्ट्र गौरव के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ये आगामी बीएड की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे या एसएससी का जो एग्ज़ाम होगा या रेलवेज़ ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वो एग्ज़ाम होंगे, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप लोग को पता होगा जीके और जीएस का क्वेश्चन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो अब देर न करते हुए चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं, ललित कला के अंतर्गत नहीं आते। ओके, तो 10 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से सोचिए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग। जल्दी जल्दी जल्दी। ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं संगीत, वाद्य, नृत्य, चित्रकला या पर्यावरण, क्या नहीं आते ललित कला के अंतर्गत। ओके, चलिए तो मैं देता हूँ इसका आंसर। तो देखिए पहले इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। जैसे ललित कला को देखिए सौंदर्य कला के नाम से भी जानते हैं। ओके, जिसको इंग्लिश में फाइन आर्ट्स भी कहते हैं। ओके, तो ललित कला के अंतर्गत देखिए गीत हुआ, संगीत हुआ, नृत्य हुआ, नाट्य हुआ तथा विभिन्न प्रकार की चित्रकलाओं का सम्मिश्रण होता है। ओके, तो जैसा कि मैंने ऑप्शन में ही आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें देखिए पर्यावरण जो होता है वह ललित कला का हिस्सा नहीं होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि रामायण में कांडों की संख्या कितनी है। जो रामायण है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, कल मैंने आपको बताया था। रामायण याद रखिएगा वाल्मीकि द्वारा जी लिखी गई है और जो रामचरितमानस की रचना है वो तुलसीदास द्वारा जी ने की है। ओके, तो रामायण में कांडों की कुल कितनी संख्या है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। रामायण में कांडों की कुल कितनी संख्या है, नहीं पता? तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए रामायण में कुल 7 कांड है। सबसे पहला कांड आपका होता है बाल कांड। ओके, दूसरा देखिए आपका होता है अयोध्या कांड। तीसरा देखिए आपका होता है अरण्य कांड। चौथा देखिए आपका होता है किष्किंधा कांड। और पांचवा देखिए सुंदर कांड। छठवां देखिए आपका होता है लंका कांड और सातवां आपका होता है उत्तर कांड। ओके, ये 7 कांड होते हैं रामायण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बचपन से स्कूलों में भी आप लोग को पढ़ाया गया है। तो जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, भट्टनारायण या भारवी, कौन है पंचतंत्र के लेखक, जल्दी आंसर करिए। नहीं पता? तो देखिए पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र आपकी विष्णु शर्मा जी की रचना है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका बोल रहा है पुरुषार्थों की संख्या कितनी बताई गई है, पुरुषार्थों की कितनी संख्या बताई गई है। ओके, तो कल देखिए इससे संबंधित मैंने आपको बताया था। तो देखिए इसका आंसर मैं करता हूँ। पुरुषार्थों की देखिए कुल 4 संख्याएं बताई गई हैं। पहला पुरुषार्थ जो होता है वो होता है आपका धर्म। दूसरा पुरुषार्थ देखिए होता है आपका अर्थ।
तीसरा पुरुषार्थ देखिए होता है काम या कार्य, और चौथा पुरुषार्थ होता है आपका मोक्ष। ये आपके 4 पुरुषार्थ बताए गए। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में सॉरी, आगे देखिए आपसे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संस्कृत में किसकी गणना नहीं होती है। संस्कृत में किसकी गणना नहीं होती है? कला, प्रशासन, साहित्य या संगीत? जल्दी से आंसर करिए। संस्कृत में किसकी गणना नहीं की जाती है? ओके, तो देखिए मैं इसका आंसर करता हूँ। संस्कृत में याद रखिएगा प्रशासन की गणना नहीं की जाती है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है 31 कि प्रेम मार्गीय कवि हैं। प्रेम मार्गीय कवि कौन है? सूरदास जी, कुंभन दास जी, मालिक मोहम्मद जायसी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करिए। जो प्रेम मार्गीय कवि हैं वो कौन है? इन्होंने चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत की रचना इनके द्वारा ही की थी। अब सच्ची सोच के बताइए पद्मावत की रचना किसने की थी? सूरदास जी ने, कुंभन दास जी ने या मालिक मोहम्मद जायसी ने? कल मैंने बताया था इसके बारे में, नहीं पता? तो देखिए पद्मावत की रचना मालिक मोहम्मद जायसी ने की थी, और मालिक मोहम्मद जायसी ही प्रेम मार्गीय कवि कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। होल्ड डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपसे क्या कह रहा है। परम प्रियतम परमात्मा को प्रेम द्वारा पाना किस साधना का अंग है? परम प्रियतम परमात्मा को प्रेम द्वारा पाना किस साधना का अंग है? सूची साधना, कृष्ण भक्ति साधना, राम भक्ति साधना या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। परम प्रियतम परमात्मा को प्रेम द्वारा पाना किस साधन का अंग है? तो देखिए प्रेम की बात आ रही है तो आप सबको पता होगा जहाँ प्रेम वहाँ कन्हैया, तो इसका आंसर बनेगा कृष्ण भक्ति साधना। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि श्रीमद् भागवत में गोपियों की श्रेणियाँ हैं। श्रीमद् भागवत में गोपियों की श्रेणियाँ हैं। कुमारिका, गोपांगना, ब्रजांगना या उपयुक्त सभी? जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। तो देखिए श्रीमद् भागवत में गोपियों की ये तीनों की तीनों श्रेणियां हैं, कुमारिका भी, गोपांगना भी और ब्रजांगना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि किस मार्ग में भगवान अपने शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त करते हैं? किस मार्ग से भगवान अपने शरणागत अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त करते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए 34 का। पुष्टि मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। किस मार्ग से भगवान अपने शरणागत अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं? तो ये इसका आंसर होगा योग मार्ग से। इसीलिए योग व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो देखिए ये भी मैंने तुरंत आंसर आपको इसका बताया इस क्वेश्चन का। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत मालिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ओके, तो इसके बारे में कुछ देखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निर्गुण संत नहीं है। कौन इनमें से निर्गुण संत नहीं है? गुरु नानक जी, रैदास जी, दादू या केशव दास? ओके, तो इसमें देखिए मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको कि जो निर्गुण शाखा के जो संत हैं वो देखिए आपके कबीर दास जी थे, रैदास दास जी थे, दादू थे, दयाल थे, गुरु नानक साहब थे, मलुक दास थे। ये लोग आपके निर्गुण शाखा पद्धति के कवि थे। लेकिन जो केशव दास जी थे वो निर्गुण संत नहीं थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 आपसे क्या कह रहा है कि रास पंचाध्यायी रचना किसकी है? रास पंचाध्यायी रचना किसकी है? सूरदास जी की, चतुर्भुज दास जी की, नंददास जी की या कृष्णदास जी की? रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो देखिए रास पंचाध्यायी जो है आपका वो नंददास जी की रचना है। ओके,
तो चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कर दीजिए वीडियोस को, ताकि उन बेचारों को भी लाभ हो सके। और वीडियोस अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग वीडियोज़ को लाइक नहीं करते, देखते बहुत से लोग हैं बट लाइक नहीं करते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और वीडियोज़ अगर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। श्री रामचरण पद्धति किसकी रचना है? स्वामी रामानुजाचार्य, स्वामी रामानंद, शंकराचार्य या इनमें से कोई नहीं। श्री रामचरण पद्धति किसकी रचना है? जल्दी से आंसर करिए इसका। श्री रामाचरण पद्धति किसकी रचना है? तो देखिए श्री रामाचरण पद्धति आपकी स्वामी रामानंद जी की रचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? जल्दी बताइए, संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? तो याद रखिएगा, संगीत से संबंधित जो वेद है वो आपका सामवेद है। ओके, इससे संबंधित कुछ तथ्य भी आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहली अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखिए हमारा होता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में देखिए आपका क्या बोलते हैं, ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन किया जाता है। दूसरा देखिए हमारा है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में आपका जो है यजुर्वेद में देखिए क्या बोलते हैं, यज्ञ की विधियाँ और यज्ञों के प्रयोग में किए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किया जाता है। फिर देखिए आपका आता है सामवेद। तो सामवेद में जैसे अभी मैंने बताया, तो सामवेद में आपका गीतात्मक यानी गीता के रूप में जो ज्ञान दिया जाता है, इसमें संगीत शास्त्र इन सब चीज़ों का उल्लेख है। और लास्ट देखिए आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में आपका रहस्यमय विद्या, जड़ी बूटी, चमत्कार, आयुर्वेद आदि का जिक्र किया गया है। ओके, जो हमारा गायत्री मंत्र है, वह गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लिखित है? यह आप लोग जल्दी कमेंट करके बताएंगे। जो हमारा गायत्री मंत्र है वो किस वेद में उल्लिखित है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या सामवेद में? कमेंट करके इसका आंसर आप लोग देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया था? जल्दी बताइए, ये तो आप लोग हिस्ट्री के क्लासेस में पढ़े होंगे अच्छे से। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया था? नहीं पता आप लोग को? चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण याद रखिएगा अकबर ने कराया था, और अकबर द्वारा बनवाए गए अन्य जो मॉन्यूमेंट्स थे उसमें देखिए जहांगीर महल भी था, फतेहपुर सिकरी का महल जैसे है ही, और जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, खास महल, पंचमहल, तुर्की सुल्तान महल, मरियम की कोठी, ये सब अकबर द्वारा बनवाई गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है 41 कि हरित प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, किसकी अधिकता के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, मीथेन CH4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी? बताइए, हरित प्रभाव किसकी अधिकता के कारण होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। ओके, तो हरित प्रभाव याद रखिएगा क्या बोलते हैं, इन तीनों की अधिकता के कारण होता है। ओके, तो इसका आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। ये सब क्वेश्चन देखिए आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये भी नहीं कि ये क्वेश्चन बाहर से कहीं से आया हुआ है। तो क्वेश्चंस देखिए सारे PY क्वेश्चंस ही हैं। ओके, तो ध्यान से सब पे फोकस किया करिए। तो देखिए 42 क्वेश्चन कह रहा है, सबसे ज़्यादा कैंसर को उकसाने वाला हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है? कैंसर को उकसाने वाला सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है ओलिफिन, बेंजपायरीन, सिनेमिक अम्ल या पॉलीसिलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? ओके, तो इसका आंसर देखिए पॉलीसिलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसका आंसर है। कैंसर को उकसाने वाला सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन प्रदूषक पॉलीसिलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप लोग बायो में पढ़े होंगे अपने क्लास में। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? जल्दी आंसर करिए। जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? अमोनिया के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में? जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। नहीं पता तो देखिए, जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को हमेशा नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ओके, जल्दी से जल्दी दोस्तों के बीच में भी अपने वीडियोस आप लोग शेयर करिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है आपसे, 44 वाला, कि भारत में बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, इसका आंसर आपको करना है। ओके, तो इस पहला है आपका 1973, 1976, 1974 या 1971? जल्दी आंसर करिए इसका। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी हमारे इंडिया में? नहीं पता तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य टाइगरों को सुरक्षित करना था। नेक्स्ट देखिए आपका क्या क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या केरला? तो जल्दी से जल्दी आंसर करिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान देखिए हमारा गुजरात में स्थित है। यह आपका एशियाई बाघ के लिए बहुत ही फेमस है। ओके, एशियाई बब्बर शेर जो होता है उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन मनुष्य की रेडियोधर्मी प्रदूषण से रक्षा करने में मददगार है? बीटा कैरोटीन, ओमेगा फैटी एसिड, ग्लूटाथायोन या उपरोक्त सभी? ओके, तो इसका आंसर देखिए डी बनेगा, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है, उससे संबंधित आंसर देना है आपको। जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखिए, जो परंपरागत ऊर्जाएं होती हैं वो तो आप सब जानते हैं, सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब परंपरागत ऊर्जाएं। लेकिन एक अणु ऊर्जा जो होती है, जिसको आणविक ऊर्जा भी कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी, वो आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन, जापान के समुद्र तट के निकट लोगों को मिनामाटा बीमारी किसकी विषाक्तता के कारण हुई थी? ओके, स्ट्रोनियम पारा, कच्चे तेल के रिसाव से या तांबा यस्क से? जल्दी से इसका आंसर करिए। जापान के समुद्र तट के निकट लोगों में मिनामाटा बीमारी किसके विषाक्तता के कारण हुई थी? तो इसका आंसर देखिए है आपका कच्चे तेल के रिसाव के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये भी देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? सॉरी पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1761, 1556 या 1757? नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, पानीपत में एक्चुअली 3 युद्ध लड़े गए थे। सबसे पहला युद्ध जो लड़ा गया था वो 1526 में लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 में किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ओके, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और तभी से हमारे देश में मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई थी। दिल्ली सल्तनत खत्म करके मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। सेकंड पानीपत का युद्ध, सेकंड पानीपत का युद्ध देखिए हमारा 1556 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था, जो हेमू और जो अकबर का सेनापति था बैरम खान, उसके बीच में लड़ा गया था, जिसमें आपका हेमू और बैरम खान के बीच में लड़ा गया था। बैरम खान जो अकबर का सेनापति था, तो इसमें मुगल सेना बैरम खान की सेना
विजयी हुई थी। ओके, और जो तृतीय वॉर था आपका, तृतीय वॉर आपका 1761 में लड़ा गया था। याद रखिएगा 1761 में किसके बीच में लड़ा गया था आपका, ये अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा शासक थे सदाशिवराव भाऊ, उनके बीच में लड़ा गया था। इसमें अब्दाली सेना विजयी रही थी, अब्दाली की सेना विजयी रही थी। तो इसका आंसर बनेगा 1761। ओके, चलिए आज का लास्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी। वेट अ सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, अम्ल वर्षा एक मिश्रण है। अम्ल वर्षा किसका मिश्रण है, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आंसर करिए इसका। जो अम्ल वर्षा एसिड रेन होता है उसमें किसका मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण अम्ल वर्षा में होता है। ओके, तो देखिए हमने हो गए ने कल से आज तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अपने राष्ट्र गौरव के, ठीक। और कल भी इसी तरह मैं 25 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा आप लोगों का। तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि उन लोग को भी बेनिफिट हो सके। ओके, और वीडियोज़ को अगर पसंद आ रही है तो लाइक अवश्य किया करिए। ओके, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। ओके, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।